Yes, in this particular class, we'll talk about laser. First, we'll discuss today in this class main features of lasers. Okay, मेन जो फीचर्स हैं लेज़र के उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले लेज़र होता क्या है, ठीक है. तो लेज़र जो है दैट इज़ एन एक्रोनिम. ओके, शॉर्ट फॉर्म है फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, एक आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है. स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, जैसे कि आप जितने भी आपके ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, स्टार से जो लाइट आ रही है या आपके घर में जो नॉर्मल जो बल्ब लगा होता है, ट्यूबलाइट लगा होता है, उसमें जो एमिशन हो रहा है वो आपका हर एक आर्बिट्रेरी, जैसे ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें ऑल डायरेक्शन में आपका अपनी मर्ज़ी से जो है अपने तरीके से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है. ठीक है, इस केसेस में क्या होता है कि आपके जो भी मटेरियल है, जो भी यहाँ पे एनवायरनमेंट है, उसके जो एटम्स होते हैं, उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम उनको एक्सटर्नल सोर्स लगा के एक्साइट करते हैं तो ये हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. दे रिमेन हियर फॉर वेरी स्मॉल टाइम. एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड. इतने टाइम तक ये रहता है. सो एंड इट विल कम बैक. इसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन. ठीक है, तो डी एक्साइटेशन होगा, देन इट विल रिलीज सम लाइट. ठीक है, वो जो लाइट अगर हमारी विजिबल रेंज में होती है तो हमें लाइट जो है दिखाई देती है, जो हम ऑप्टिकल रेंज जो बोलते हैं, ऑप्टिकल लाइट जो विजिबल रेंज है आपकी. ठीक है, विबग्योर जो हमें दिखाई देते हैं, और इसके आसपास भी जो है आपका इधर अल्ट्रा वायलेट भी लाइट मिलती है हमें, इधर इंफ्रारेड, और इस तरीके से हमें डिफरेंट रेंज जो मिलती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो ये तो आपका होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन. लेज़र में क्या होता है कि हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं. मींस जो ये जो लाइट यहाँ पे आई है, ठीक है, मतलब हमने इंसिडेंट किया लाइट को, ठीक है, और ये यहाँ से जो एमिट हो गई वो हाईली एम्प्लीफाइड अगर लाइट हमें मिले, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं. स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेशन का मतलब हम बाय फोर्स, मतलब उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो एमिशन को करे. तो ये जो है डिपेंड करता है आपका, हम किस तरीके की अलग अलग हमारे यहाँ पे प्रोसेसेस होंगी जो ये स्टिमुलेशन की आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो अभी फॉर द टाइम बिग मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी जो आपका यहाँ पे पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, और अगर आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो आपका फिर क्या होगा, एमिशन होगा. ठीक है, आपका पहले लाइट एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, ये हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर ये डी एक्साइट होके एमिट करता है लाइट को. स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है यहाँ पे हो गया सपोज. ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके का डिवाइस जो है बनाएं, ठीक है, हम इस तरीके की ज्योमेट्री जो है अटेन करें कि आपका यहाँ पे हम एक 3 एनर्जी लेवल जो है सिस्टम ले लेते हैं. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन जो आने थे बाय डिफ़ॉल्ट इन ग्राउंड स्टेट, हम उनको फोर्स करते हैं कि वो यहाँ पर आ जाएं. ठीक है, और यहाँ आने के बाद जो आपका रेडिएशन एमिट करेगा कुछ तो, और फिर ये यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकेगा. ठीक है, और फिर यहाँ पे ये अपना जो है लाइट एमिट करेगा, और यहाँ से जो लाइट ऐसे जो निकलती है, तो ये इस तरीके का जो एमिशन हम करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन में मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो कितनी टाइम पे, किस फेज़ पे, किस फ्रीक्वेंसी पे जो है क्या वेवलेंथ की जो लाइट है वो एमिट करेगा. ठीक है, तो ये जो लाइट एमिट होती है दैट इज़ हाईली एम्प्लीफाइड इन नेचर. ओके, तो ये अभी हम इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डील करेंगे कि क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं. ठीक इसी तरीके से आपका एक मेजर भी होता है, मेजर भी बोलते हैं, दैट इज़ योर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन. ठीक है, हम माइक्रोवेव स्पेशली अगर इस ज्योमेट्री में यूज़ करें तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो ये लेज़र जो है इसके बेसिस पे ये फिनोमिना जो है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, उसके बेसिस पे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई हुई है. ठीक है, मतलब एक स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है, जो आपको हम क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसको हम बुलाते हैं, जिसमें हम लेज़र जो है यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर लेज़र अ स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्टिकल क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम उसको बुलाते हैं.
ठीक है। तो उसमें एमिशन जो है हम इंड्यूस करते हैं, हम स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करना बोलो या स्टिमुलेट करना बोलो, कि हम उसको फोर्सफुली मतलब हम अपने तरीके से उसको इंड्यूस कराते हैं, इस तरीके का जो एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है। तो इसमें हम लेज़र जो है, ठीक है, वो आपका जो एमिशन जो हो रहा है एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है, वो दो तरीके से होता है। अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, ठीक है, कि वो अपने आप हो रहा है कि दो एनर्जी लेवल है, एक्साइटेड स्टेट से गया और रिमिट हुआ, तो यहाँ पे ये जो एमिशन हुआ दैट इज़ योर स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो कि नॉर्मल आपके जो फिलामेंट लैम्प्स होते हैं, जो स्टार्स वगैरह होते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं, उसमें स्पॉन्टेनियस लाइट आपकी एमिट होती रहती है। ठीक है। फिर आपका सेकेंड जो वे है दैट इज़ बाय वे ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको स्टिमुलेट अगर कराएंगे तो। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है किस तरीके से जो है आप लेज़र जो बनाते हैं, उसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं लेज़र के जो बनाने के। ठीक है। तो उसमें आपका होता है एक तो एक्टिव मीडियम होता है, फिर एक हम पंप बुलाते हैं, और थर्ड इज़ योर रेजोनेटर। ठीक है। एक्टिव मीडियम क्या है कि कोई मीडियम हमने लिया, रूबी लेज़र बनाते हैं तो उसमें रूबी रोड लेते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र ले रहे हैं तो हम हीलियम नियॉन की गैस ले रहे हैं, तो वो उसको हम बुलाते हैं मीडियम। ठीक है। ओके। एक्टिव मीडियम में क्या होता है कि आपकी ये एनर्जी लेवल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, कि 3 एनर्जी लेवल्स हमारी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास स्टिमुलेशन के लिए एक पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमिना होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें मिनिमम 3 एनर्जी लेवल्स चाहिए। कुछ लेज़र्स होते हैं 4 एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। ठीक है। 2 एनर्जी लेवल्स में हम कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं अटेन कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ही आपका एमिशन का हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो इक्वल एब्जॉर्ब हो रहा है, इक्वल एमिट हो रहा है, तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं मिलेगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे हों तो उससे क्या होगा, आपका एमिशन जो होगा वो एम्पलीफाइड जो है वो हमें मिलेगा, अगर हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन है तो। ठीक है। तो ये जो मीडियम जो है, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें एनर्जी स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करेगा, 3 एनर्जी लेवल्स हों या 4 एनर्जी लेवल्स हों, उनको हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। ठीक है। पंप क्या है, जो अभी मैंने ये बोला कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कराते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जो उसको पंप करेगा, जो उसको इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, कि एब्जॉर्प्शन हमारा पहले कराएगा वो। ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लेवल से यहाँ पे वो स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं उसको हम जो चीज़ बुलाते हैं दैट इज़ योर पंप। फिर है रेजोनेटर। रेजोनेटर क्या है कि आपकी जो एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, उसको इन रेजोनेंस जो है वो आपकी एमिट हो। ठीक है। किस फ्रीक्वेंसी की एमिट होगी, किस तरीके से होगी। ठीक है। तो ये को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है। ऑप्टिकल मतलब अगर वो विजिबल रेंज में अगर आपकी चीज़ हो रही है, लाइट जो एमिट हो रही है वो ऑप्टिकल विजिबल रेंज में अगर होती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ओके। और ऑप्टिकल रेजोनेटर का काम क्या होता है कि इट गाइड द लाइट। ठीक है। लाइट जो आपकी एमिट हो रही है उसको गाइड करेगा। होता क्या है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपका ये यहाँ पे ये जो एक्टिव मीडियम है, ठीक है, ये यहाँ पे 2 मिरर हमने रख दिए हैं, तो लाइट जो यहाँ से एमिट हो रही है स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो एमिट हुई, 2 मिरर रखे हुए हैं, 2 मिरर्स के बीच में जो है लाइट टू एंड फ्रो आपका जो है ऐसे आगे जाएगी पीछे जाएगी। यहाँ पे मिरर जो हैं आपके, ठीक है, उनको हम पॉलिश्ड मिरर जो है रखते हैं। तो ये जो मिरर होते हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को तो अलाउ करेंगे। ठीक है। दे विल अलाउ वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड दे विल रिजेक्ट। ठीक है। और या वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज होती है। तो यहाँ से जो एमिट आउट होगी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, और आपकी जो लेज़र जो बनेगी वो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वो बन जाएगी। ठीक है। तो रेजोनेटर का काम क्या है कि वो इस रेजोनेट कराता है, वो लाइट को गाइड करेगा, उसका पाथ जो है वो बताएगा कि ये इतनी सारी लाइट जो निकल रही है उनमें से किसी एक लाइट को ही ये बाहर अलाउ करेगा। ठीक है। तो रेजोनेटर जो है आपकी मोनोक्रोमेटिक बीम हमें अगर चाहिए उसके लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फिनोमेना जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट जब हम लेज़र स्कीम्स जो है डिस्कस करेंगे तब। In this particular class, first we'll talk about only properties of your laser beam. क्या क्या properties हैं आपकी। ठीक है। So here are few properties. One is your directionality. ठीक है।
सेकेंड इज़ योर हाई इंटेंसिटी, थर्ड इज़ योर हाई मोनोक्रोमेटिसिटी एंड फोर्थ इज़ योर हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शनैलिटी की बात करते हैं। नाम ही बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, डायरेक्शनैलिटी मतलब हो। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो क्या करता है कि इन ऑल डायरेक्शन इट एमिट लाइट। ठीक है, तो इसका जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज डाइवर्जेंस एंगल होता है। मतलब लाइट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में आपकी जाती है, आपके सोर्स ऑफ जो आपका होता है इजेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट वाइड। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज करती है अपने ओरिजिन पॉइंट से। ठीक है, तो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो होता है लाइट का उससे बहुत ज़्यादा डाइवर्ज अगर करती है तो उसको हम बोलते हैं कि हाईली डाइवर्जेंस लाइट है। लेकिन अगर कोई आपकी लाइट जो है वो बहुत कम डाइवर्ज करती है अपने ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओरिजिन से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइट। ठीक है, कन्वर्जेंट है, हाईली कन्वर्जेंट है। ठीक है, और डाइवर्जेंट क्या होगी, लेस डाइवर्जेंट। अपोजिट है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जो फिनोमिना है। तो लेस डाइवर्जेंट वो अपने ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उससे बहुत कम डाइवर्ज होती है। ठीक है, कभी ये भी होता है कि हमने यहाँ पे एक सोर्स निकाला, इससे सीधा लाइट निकल रही है, हमने समहाउ इसको गाइड कर दिया, लेकिन ऑर्डिनरी लाइट होगी तो ये क्या है, थोड़ी टाइम के बाद थोड़ा अलग अलग ऐसे हो जाएगी। लेकिन लेज़र लाइट जो है वो अपनी सीधे इसी पाथ पे चलती रहेगी। तो ये हम बोलते हैं कि इट इज़ हाईली डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये जो है मेज़र करते हैं हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कि जो आपका डाइवर्जेंस का जो एंगल होता है थीटा, दैट इज़ गिवन बाय लैम्डा ओवर पाई ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या होता है, मिनिमम स्पॉट साइज ऑफ द बीम। ठीक है, आपकी लेज़र बीम निकली, यहाँ पे स्क्रीन पे कितना आपका जो स्पॉट साइज जो है वो बना रहे हैं, इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे देखो, ये आपका सपोज ये पॉइंट सोर्स था जिससे लाइट निकल रही है, लेज़र लाइट। अगर हम ये कहें कि ये थीटा एंगल से डाइवर्ज हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जेड से अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे लेटरल डायरेक्शन में अगर जाते हैं, हम एक पॉइंट ऐसा चूज़ करते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी 1/e² ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी जहाँ हो जाए। ठीक है, मतलब धीरे धीरे डाइवर्ज हो रही है तो आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे लेटरल डायरेक्शन में यू विल सी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो 1/e² जहाँ पे हो जाए वो 2 पॉइंट हमने चूज़ कर लिए लेटरल डायरेक्शन में, अप एंड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें टिल अ पॉइंट, यहाँ पे ये जो जो पॉइंट यहाँ पे जो विड्थ है इसको हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, मतलब कमर। ठीक है, वो थोड़ा क्या होता है, यहाँ से अगर आप इसको और कहीं जाके मिलाओगे तो ये तो इसका फेस टाइप हो गया और यहाँ पे ये इसका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वेस्ट से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे जो मतलब आपके डाइवर्जेंस पॉइंट है उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट जो है यहाँ पे वेस्ट पे आके मिल जाए। कहाँ, किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी 1/e² हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको अगर हम आगे फर्दर यहाँ पे इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल जो बनेगा दैट इज़ योर ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है दैट इज़ योर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, तो लेज़र के लिए ये जो थीटा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है लैम्डा ओवर पाई ओमेगा नोट, यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे फॉर लेज़र लाइट, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 0.955 मिली रेडियन। कितना स्मॉल एंगल है। ठीक है, ओमेगा नोट की वैल्यू जो है वो इतनी है और लैम्डा अगर हम ये 0.6 × 10⁻⁶ अगर लेते हैं फॉर एनी लेज़र लाइट तो थीटा कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हाईली डायरेक्शनल है। हाईली डायरेक्शनल का मतलब कि जिस डायरेक्शन से निकली है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, ये अपने ओरिजिनल जो पाथ है उससे बहुत कम डाइवर्ज होती है। ये जो थीटा की वैल्यू है दैट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, एज कम्पेयर टू योर ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज योर इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी जो है लेज़र लाइट की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, क्यों, एक तो इनका डाइवर्जेंस कम है तो इंटेंसिटी क्या होती है कि लाइट एमिटिंग पर यूनिट एरिया, तो बहुत ज़्यादा लाइट अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियसली ना उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, लेकिन इसी सेम पावर की अगर हम ऑर्डिनरी लाइट लेंगे तो वो तो क्या डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है इस पर्टिकुलर एरिया पे इंसिडेंट होगा तो उसकी इंटेंसिटी होगी कम ऑर्डिनरी लाइट की। ठीक है, तो लेज़र लाइट जो होती हैं
वो अगर जो थोड़ी बहुत जो डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर डिफ्रैक्शन। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आपका डिफ्रैक्शन जो है हो जाता है अपर्चर से इन केस ऑफ लेज़र लाइट, तो हम उसका जो एरिया जो है, ठीक है, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे जिसमें डाइवर्जेंस इफेक्ट जो है वो हमने लिया हुआ है। तो एरिया जो है पाई, रेडियस जो है यहाँ पे 2πf/d, ये फोकल लेंथ जो, ये सब चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ होती है, d डायमीटर ऑफ लेंस, ठीक है, या लेज़र जो बीम है उसका जो डायमीटर है वो। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाली फॉर लेज़र लाइट, दैट कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 वॉट की लेज़र बीम अगर हम ले रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर अगर हमने 1 वॉट ली हुई है और एरिया हमने लिया है ये, तो आपकी इंटेंसिटी आई है इतनी। लेकिन सेम अगर हम यहाँ पे 100 वोट 1 की जगह हम 100 वोट भी अगर ले रहे हैं ऑर्डिनरी लाइट, और उसका एरिया क्या होगा, जैसे उस केस में तो क्या डाइवर्जेंस आपका इस तरीके से हो रहा है, तो आपको एक स्फेयर के जैसे कंसीडर करना पड़ेगा कि ये आपकी लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, 4πr² हमें एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एक डिस्टेंस जो 0.3 मीटर अवे है उसके ऊपर कितना आपका जो है इंटेंसिटी रहेगा, तो पावर पर यूनिट एरिया अगर हम इंटेंसिटी निकालें दैट कम्स आउट टू बी ओनली 88.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो 10⁻8 था, यहाँ पे ओनली 88.5। ठीक है, तो इंटेंसिटी का कंपैरिजन अगर आप देख रहे हैं तो लेज़र लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये अलग अलग केसेस के लिए जो है निकाला हुआ है कि 100 वोल्ट का बल्ब लिया हुआ है, डिस्टेंस 0.3 मीटर, तो उसमें पर यूनिट मतलब इसकी वोट जो है, पावर जो है वो निकाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही इसके लिए अगर एरिया πr² जो है यहाँ पे लिया हुआ है फॉर लेज़र लाइट की, लैम्डा की वैल्यू इतनी है, 0.03 मीटर डिस्टेंस पे फोकल लेंथ इतना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, अगेन इसकी ज़्यादा है, देखो ये 10⁻6 ऑर्डर की है और यहाँ पे ये 10⁻⁻6 ऑर्डर की है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है आपका आ रहा है, रफली 10,000 टाइम्स जो है आपका आ रहा है एक 100 वोट के बल्ब का। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है लेज़र लाइट की एज़ कम्पेयर टू योर ऑर्डिनरी लाइट। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी की। ठीक है, मोनोक्रोमेटिसिटी क्या होती है कि भाई एक वेवलेंथ आपकी हो, मल्टीक्रोमेटिक लाइट जो भी जैसे सनलाइट है उसको हम बोलते हैं मल्टीक्रोमेटिक है। वो मल्टीक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मीन्स बहुत सारी आपकी वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। ओके, तो इन एक्चुअल जो है कोई भी लाइट जो है वो एकदम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी लेज़र लाइट भी नहीं होती है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। ओके, तो हमेशा उसका थोड़ा सा आपकी ओरिजिनल जो कोई एक एवरेज फ्रीक्वेंसी है उससे हल्का सा उसमें डेविएशन आता है उस फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो आपकी कोई एवरेज फ्रीक्वेंसी है और उससे वो कितना डेविएट हुई है, उससे थोड़ा सा कम भी हो सकती है, लेटर से ये ν/2 उसका कम हो गया, या उसमें प्लस इतना ऐड हो गया, ठीक है, या इतना उसमें माइनस हो गया। तो ये जो चीज़ जो है उसको हम बोलते हैं इनका रेशो, कि आपका कितना डेविएशन हुआ फ्रॉम योर एवरेज फ्रीक्वेंसी, रेशो ऑफ योर डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड मोनोक्रोमेटिसिटी किसी भी लाइट का। ठीक है, मोनोक्रोमेटिसिटी जो है हमें देखना पड़ता है कि वो अपनी ओरिजिनल जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है उससे कितना उसमें डेविएशन जो है आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। तो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है, लेज़र लाइट जो होती है, उसमें ये जो डेल न्यू का जो वेरिएशन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि क्या मतलब मोनोक्रोमेसिटी को हम कैसे ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो देखते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है कि आपकी ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं हमें स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी चेक करते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी, ये जो फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं, ठीक है, अगर ये पुअर कॉन्ट्रास्ट है इनका, ठीक है, पुअर कॉन्ट्रास्ट होगा तो हम क्या है डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और हो सकता है हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ही दिखाई दे। तो आपकी इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, अगर कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज की
मिनिमम जो इंटेंसिटी है डार्क फ्रिंज की, अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो पुअर कॉन्ट्रास्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक फ्रिंज विजिबिलिटी पैरामीटर जो है वो निकालते हैं कि डिफरेंस ऑफ आई मैक्स माइनस आई मिन मिनिमम, ठीक है, और आई मैक्स प्लस आई मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी है उनके डिफरेंस और सम को अगर हम रेशो करें तो उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। ठीक है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक है, हाईली मोनोक्रोमेटिक है या पुअर है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि अगर आपकी जो ऑर्डिनरी जो लाइट होती है, ठीक है, उनकी जो बैंड विड्थ होती है, बैंड विड्थ मतलब ये डेल न्यू कितना वेरिएशन उसका आ रहा है, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 हर्ट्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 × 10⁻14 हर्ट्स की ले लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने वेवलेंथ ली हुई है 0.6 माइक्रोमीटर, उसके करस्पॉन्डिंग ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी इन्होंने निकाली हुई है। तो ये यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिसिटी जो पैरामीटर है वो निकाला है, दैट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻5। जबकि लेज़र के केस में जो है आपका वेरिएशन जो होता है वो सिर्फ 500 हर्ट्ज ही होता है। यहाँ पे देखो 10⁻10 हर्ट्ज, यहाँ पे है सिर्फ 500 हर्ट्ज। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपने कोई फ्रीक्वेंसी ली हुई है 10⁻14 हर्ट्ज की, ये सेम फ्रीक्वेंसी अगर ली हुई, तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो है आया पैरामीटर 10⁻−12, दैट इज़ मच मच स्मॉलर। मतलब इसकी वेरिएशन जो मोनोक्रोमेटिसिटी जो है यहाँ पे इसकी काफ़ी ये स्मॉल रेशो आया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेज़र लाइट जो है दे आर हाईली मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि उनका वेरिएशन जो डेविएशन फ्रॉम योर ओरिजिनल एवरेज फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये दीज आर हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, जो लेज़र लाइट होती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है। फिर नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर कोहेरेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब एक पैरामीटर है इन केस ऑफ योर लेज़र लाइट, या इंटरफेरेंस की भी हमने बात की थी। तो हम हमेशा बोलते हैं कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज हमारे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, अब कोहेरेंस जो होती है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप, वन इज़ योर टेम्पोरल, अदर वन इज़ योर स्पेशियल। ठीक है, तो टेम्पोरल कोहेरेंस की हम बात करते हैं। होता क्या है कि आपके जैसे जो एटम जो होते हैं, ऑर्डिनरी जो इनकैंडिसेंट लाइट होती हैं उसमें बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं आपके। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रहा है कि आपकी लाइट पहले एक्साइट हुई फिर डी एक्साइट हुई, तो इसने कुछ वेव निकाली। तो यहाँ पे ये जो वेव निकाली है इसको हम बोलते हैं वेव ट्रेन। तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेव ट्रेन जो है आपकी इन एटम से निकलती है, और हर एक वेव ट्रेन जो है दैट इज़ इंडिविजुअल इन इटसेल्फ। ठीक है, इंडिविजुअल इन इटसेल्फ होने का मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, एंड दे डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, इनका जो फेज जो है वो कांस्टेंट रहता है अप टू द लाइफ टाइम ऑफ योर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है उतना टाइम तक ये आपका जो है फेज कांस्टेंट रह सकता है किन्हीं 2 वेव ट्रेन में। ठीक है, दैट इज़ ओनली 10⁻8 सेकेंड या 10⁻10 सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है, तो इतने टाइम के लिए आपका फेज जो है इसमें रहेगा कांस्टेंट। तो ये कोई मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप इस लाइट से अगर आप इंटरफेरेंस कराना चाहोगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कि आपने यहाँ पे ये सोर्स लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे आप इंटरफेरेंस कराना चाहोगे, तो फ्रिंज पे जो पैटर्न आपको मिलेगा, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो मिलेंगी, दे विल नॉट रिमेन स्टेशनरी फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो नॉट स्टेशनरी फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ पे एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, सपोज पहले ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, 10⁻8 सेकेंड के बाद सपोज यहाँ पे डार्क फ्रिंज हो गई, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ब्राइट हो गई तो डार्क हो गई। तो इस तरीके से आप क्या है कि इतने फास्ट चेंज को ना ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, एंड यू विल सी ओनली यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो कोहेरेंस जो है हमारा थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इंटरफेरेंस जो इफ़ेक्ट है वो ऑब्ज़र्व करना है। तो लेज़र जो आपकी अगर हम बात करें कि लेंथ की बात करें, ठीक है, टाउ सी जो है मैंने कहा पहले,
कोहेरेंस टाइम, ठीक है। कोहेरेंस टाइम क्या है कि कितने टाइम तक दो इंडिविजुअल वेव ट्रेन जो है उन्होंने अपना फेज डिफरेंस जो है वो मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट का जो यहाँ पे लाइफ टाइम इन्होंने लिया हुआ है ट्रांसफार -10 सेकेंड, ओके। और जो लाइट होती है विजिबल लाइट वो मूव करती है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लेके इन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस जो है l निकालने की कोशिश की है, v वेलोसिटी c और टाइम t क्या हो गया टाउ c, कितने टाइम तक ये आपका कोहेरेंस टाइम जो है ये फेज आपका सेम रहा। तो ये वैल्यू जो है इन्होंने निकाली, दैट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁻² मीटर, ठीक है, जो आपकी ऑर्डिनरी जो विजिबल लाइट है उसके लिए, ओके। अब यही चीज़ अगर हम लेज़र लाइट के लिए निकालें, ठीक है, तो लेज़र लाइट में क्या होता है आपका, यहाँ पे इन्होंने ले लिया कि जो कोहेरेंस लेंथ जो है 10⁻⁹ सेकेंड अगर आप टाइम ले रहे हो, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 0.3 मीटर, ठीक है। और जो लेज़र जो होती हैं उनमें ये जो लेंथ होती है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 10⁻² मीटर मतलब सेंटीमीटर के ऑर्डर का आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये 0.3 मीटर का आया है। अगर आप इन्होंने कोई ये वेवलेंथ ली हुई है 6438 एंगस्ट्रॉम, मतलब विजिबल रेंज आपका लिया हुआ है जिसके लिए टाउ सी की वैल्यू इन्होंने 10⁻⁹ सेकेंड ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक केस इन्होंने ये देखा, एक केस यहाँ पे ये देखा, तो उसमें आई आपकी 0.3 मीटर या सेंटीमीटर के ऑर्डर की। लेकिन लेज़र के केस में यही जो डिफरेंस है ये आता है आपका फ्यू किलोमीटर्स का, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि आपकी, क्योंकि लेज़र में क्या है ये वेरिएशन जो है इसको जो है ये प्रूव किया हुआ है, दैट इज़ लाइक फॉर द टाइम बिंग इट इज़ योर बियॉन्ड योर स्कोप। बस आपको ये देखना है कि आपकी जो कोहेरेंस जो टाइम होता है, ठीक है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वेरिएशन इन योर डेल न्यू, ठीक है। और ये हमने देखा है कि हार्मोनिक वेव्स में जो है आपका ये वेरिएशन जो है आप डेल न्यू जो है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/τc। तो टाउ सी जो है दैट इज़ लाइक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डेल न्यू। और डेल न्यू हमने देखा था लेज़र के केस में तो था कहीं 500 हर्ट्ज़ के रेंज का, और नॉर्मल जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट थी उसमें 10/8 हर्ट्ज़ का या 14 हर्ट्ज़ के ऑर्डर का था। तो उसके करस्पॉन्डिंग टाउ सी जो है ये वैल्यू बहुत कम है, तो टाउ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा। टाउ सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो एल की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे जो लेंथ है ओवर विच इट विल रिमेन कोहेरेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर, ठीक है। तो आपका जो लेज़र जो लाइट है दे रिमेन कोहेरेंट फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस, ठीक है। कि टाइम जो है आपका टाउ सी जो है ये आपका इस केस में जो है लेज़र के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी वेरिएशन डेल न्यू बहुत कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो रहेगा इनका रिलेशन, है ना। तो यहाँ से कोहेरेंस टाइम ज़्यादा होने की, टाउ सी ज़्यादा होने की वजह से एल की वैल्यू भी ज़्यादा है। टेम्पोरल कोहेरेंस जो है लेज़र के केस में आपका काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू योर ऑर्डिनरी लाइट। अब हम स्पेशियल कोहेरेंस की बात करते हैं। स्पेशियल कोहेरेंस क्या होता है, ये आपकी कोई वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होती है, जैसे आपका सपोज़ आपने ये सोर्स पॉइंट सोर्स लिया तो आपका ये ऑल डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट जो बनेगी इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अगर आपने एक ऐसे एक्सटेंडेड सोर्स ले लिया, यहाँ से ये जो लाइट निकल रही है तो ये जो वेव फ्रंट बनेगी इस टाइप की प्लेन वेव फ्रंट जो है वो बनती है, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होते हैं, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, उसको तो हम बोलते हैं वेव फ्रंट। कि जहाँ जहाँ कांस्टेंट फेज आया या इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, इनका सबको लोकस हमने निकाला, दैट कम्स आउट टू बी स्फीयर। 3D है तो स्फीयर, 2D में तो सर्कल जैसे दिख रहा है, ऐसे इधर इसमें प्लेन वेव फ्रंट दिख रही है। तो वेव फ्रंट पे अगर हम कोई दो पॉइंट्स लोकेट कर पाएँ सच दैट कि इन पॉइंट्स पे लेटस से E1 और E2 जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं दे प्रिजर्व कांस्टेंट फेज डिफरेंस फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। टाइम की वैल्यू फिक्स ही नहीं है कि कितने टाइम तक ये फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट रखें। मतलब हम ये कहें कि हमेशा के लिए आपके जो ये दो पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट पे, अगर वो इस तरीके के हैं कि इन पे हमेशा कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे
तो इन दो पॉइंट्स को हम कहेंगे दे आर हैविंग स्पेशियल कोहेरेंस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, इन्होंने दिया हुआ है इफ़ यू कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट ऑफ अ बीम ऑफ लाइट सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at these 2 points given as E1 and E2 and if they preserve a constant phase difference over any interval of time then the beam is said to possess spatial coherence। ठीक है, इसको समझने के लिए हम जो है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है आपने प्रीवियस क्लास में इंटरफेरेंस के लिए किया हुआ है ना, उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, होता क्या है, अभी हम लेटर से पहले एस पॉइंट लिया हमने। ठीक है, तो एस पॉइंट जो है यहाँ पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे ये इधर इन्होंने मतलब स्क्रीन नहीं मतलब ये वेव वो डिस्टर्बेंस रखी हुई है स्लिट, जिसमें A1 और A2 जो है आगे फर्दर 2 पॉइंट सोर्सेज हैं। ठीक है, अब लाइट जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलेगी सपोज O पॉइंट पे, तो आपका इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं, दे आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी जो पॉइंट होता है यहाँ ऐसे जो हम देखते थे कि आपकी ये जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करते हैं, तो ये पॉइंट हम देखते थे ये ब्राइट फ्रिंज का होता था या डार्क फ्रिंज का होता था, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस स्क्रीन पे मिलती थी। ठीक है, तो ये तो था आपकी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो A1 और A2 जो पॉइंट्स हैं वो हम बोलते थे कि ये कोहेरेंट हैं, और क्यों कि दे मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, फॉर इनडेफिनेट टाइम ऑफ इनडेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे अगर हमारा डार्क फ्रिंज मिल गया, यहाँ ब्राइट फ्रिंज मिल गया, तो ये स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। यहाँ पे ब्राइट था तो ब्राइट की ही मिल रही है फ्रिंज, यहाँ डार्क था तो डार्क की फ्रिंज मिल रही है। फेज डिफरेंस जिसके करस्पॉन्डिंग जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो था दैट वाज सेम, जिसकी वजह से आपका सेम मैक्सिमा सेम पोजीशन पे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, और हमें स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं। स्टेशनरी पैटर्न हमें जो है इंटरफेरेंस का मिलता है। अब इसमें A1 और A2 पॉइंट से जो लाइट्स आ रही हैं दे आर ट्रेवलिंग लाइक सच दैट दे आर हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उनका पाथ डिफरेंस जो है वो अगर λ/2 था तो हमें मिनिमा मिल रहा था। ठीक है, अगर वो n लैम्डा था तो हमें क्या मिल रहा था, मैक्सिमा मिल रहा था। यहाँ पे भी ये n+1 λ/2 अगर था तो यहाँ पे 1/2 इसको इस तरीके से लिखोगे n+1/2 लैम्डा, तो मिनिमा और अदरवाइज मैक्सिमा इंटरफेरेंस के केस में हमें इस तरीके से दिख रहा था। ओके, तो यहाँ पे ये A1 और A2 जो पॉइंट्स हैं हम कह रहे हैं ये जो है आपका स्पेशियल कोहेरेंस जो है मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम कहें एक और सोर्स हमने ले लिया, ये S सोर्स से हमने एक इसको एक्सटेंड कर दिया S प्राइम तक, मतलब S और S प्राइम 2 पॉइंट सोर्सेज हमने यहाँ पे ले लिए, बजाय कि A1 और A2 2 पॉइंट सोर्सेज को हम एक सिंगल सोर्स से क्रिएट करें। पहले तो क्या हो रहा था, ये S सोर्स था, इसकी लाइट जो है यहाँ पे इधर इस पे अपर्चर पे गिर रही थी जिसमें हमने 2 होल्स किए हुए थे, तो A1 और A2 जो आपके कोहेरेंट सोर्सेज हमने क्रिएट किए हुए थे। अब हम क्या करते हैं कि नहीं, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर हम ले रहे हैं S1 और S2, तो उस केस में क्या होगा, ये S और S प्राइम इनका जो है बीच में डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया A है। ठीक है, और यहाँ पे D क्या था, A1 और A2 के बीच में डिफरेंस है D। तो अब क्या होगा, S प्राइम से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, A2 पॉइंट पे और A1 प्राइम पे, वो हो जाएगा आपका हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे पहले तो। ठीक है, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमने डिस्टेंस लिया S1 A2 कि S प्राइम से A2 पे गया और S प्राइम A1। ठीक है, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस हम निकालें, फिर ये इसके बाद कहीं पे भी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जिस तरीके से के भी पहुंच रहे हैं वो हम देखेंगे। तो S प्राइम A2 अगर हम निकालेंगे S प्राइम A2 तो वो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है D, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इधर से ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट D है तो ये D/2 है। ठीक है, और ये S प्राइम ये इधर सपोज ये पॉइंट आपने ले लिया B। ठीक है, तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, तो D² D/2 और ये आपका ये A डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से D/2 प्लस A का होल स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर एंड रेज़ टू पावर 1/2, तो ये आपका ये S प्राइम A2 होगा। ऐसे ही S प्राइम A1 क्या हो जाएगा, D1। ठीक है, S प्राइम A1 यहाँ पे ये D²
प्लस दिस, ये पूरा डिस्टेंस है ना डी, ये इतना d/2 और इसमें से ये माइनस a जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर हम करेंगे इस पॉइंट पे, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा d/2 माइनस a का होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपकी ये चीज़ जो है आ जाएगी, ठीक है। तो हम अगर ये कंडीशन लें कि a इज़ मच मच स्मॉलर देन d, मतलब ये जो डिस्टेंस है s का s प्राइम से, ये बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड दिस अपर्चर, ओके। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि s, ये जो पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, फॉर अ कंडीशन डिसअपियरेंस ऑफ फ्रिंजेस। डिसअपियरेंस ऑफ फ्रिंजेस का मतलब हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे, मिनिमा, फ्रिंजेस नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मिनिमा का कंडीशन हो गया। मिनिमा कंडीशन का मतलब क्या, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू λ/2। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इसको और इसको हम डिफरेंस कर दें, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 1/2d कॉमन आया, इसका स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट आप सब ये जो है ओपन करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी dA/D। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आया हमारा λ/2 इज इक्वल टू dA/D, ठीक है। a के लिए हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, λD/2D, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका और अगर हम d स्मॉल d की बात करें, ये इस d की, तो ये हो जाएगा λD/2A, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस d जो है, जो कि आपका a1 और a2 जो पॉइंट्स के बीच में था, वो हमने देखा कि ये इसके a के ऊपर डिपेंड कर रहा है लैम्डा, और कैपिटल D के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें a/d जो है दैट इज़ थीटा, वो बहुत स्मॉल वैल्यू हम ले सकते हैं कि a की वैल्यू जो है दैट इज़ मच मच लेस देन कैपिटल D, तो उस केस में टेंजेंट थीटा इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हम लिख सकते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी योर d जो है स्मॉल d, जो a1 और a2 के बीच में जो डिफरेंस था, दैट कम्स आउट टू बी मच मच लेस देन योर थीटा ओवर d, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप देखेंगे, अगर ये कंडीशन जो है इस डायग्राम में कि थीटा की वैल्यू जो है बहुत कम अगर हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप बहुत कम लेते हैं तो उस केस में आप जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस जो रखेंगे, ये यहाँ पे ये d/2, ठीक है, और ये दिस कैपिटल D, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे थीटा जो है that comes out to be like λ/this a, ठीक है। एक सेकेंड, λ/a और कैपिटल D, this d is λ/θ, sorry, d is much much smaller than λ/θ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो d है स्मॉल d, ओके, उसको ये हमने क्या किया, a/d इज़ योर थीटा, ठीक है, यहाँ पे a/d इज़ थीटा, तो d जो है यहाँ पे λ/θ लिख दे। 2 को इन्होंने यहीं पे इग्नोर कर दिया है क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो हम 2 को भी इग्नोर कर सकते हैं, तो d को सिंपली λd/a ही लिखा होता है, d इज़ योर λd/a, 2 को इग्नोर करते हुए, और d/a जो है दैट इज़ योर 1/θ, तो यहाँ पे ये d जो है बन जाएगा आपका λ/θ। सो ये कंडीशन क्या चल रही है कि दिस शुड बी मच स्मॉलर देन दिस शुड बी मच स्मॉलर देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम बोलते हैं λ/θ जो है दैट इज़ नोन एज योर लेटरल कोहेरेंस। लेटरल कोहेरेंस जो है वो आपकी जो है, अगर आपका ये बता रहा है कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस, गुड कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस जो है वो कब होगा, अगर आपका यहाँ पे ये λd/θ जो है ये लेटरल जो कोहेरेंस है, ठीक है, ये जो थीटा है यहाँ पे दिस शुड बी वेरी स्मॉल। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, थीटा की वैल्यू जो है 32 इंच अगर लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियन की वैल्यू आएगी π/180 से किया और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो ये 0.01 रेडियन आपकी वैल्यू आ गई, और λ/θ जो है लेटरल कोहेरेंस जो विड्थ जो आपकी आई है दैट कम्स आउट टू बी 5 × 10⁻⁵ मीटर। मतलब आपका a1 और a2 के बीच का डिस्टेंस जो है दैट शुड बी दिस मच, मतलब स्मॉल, अगर हमें गुड कॉन्ट्रास्ट ऑब्जर्व करना है तो, ठीक है। तो दैट इज़ लाइक वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, एक s हमने ले लिया और एक हमने ले लिया s प्राइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
A1 और A2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल रखना पड़ेगा, जो कि मतलब फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर हम ये चीज़ अगर लेंगे तो हमारा जो है स्पेशियल कोहेरेंस जो है मेंटेन होगा, ठीक है। स्पेशियल कोहेरेंस होने का मतलब क्या है कि ये जो A1 और A2 जो पॉइंट हैं, इनके ऊपर जो इनका जो बीच का जो फेज डिफरेंस जो है लाइट जो इंसिडेंट करेगी, फेज डिफरेंस दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। स्पेशियल कोहेरेंस है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा A1 और A2 के बीच में। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब d आपका बहुत बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू लैम्डा ओवर थीटा। इसको लैम्डा ओवर थीटा को हम बोलते हैं लेटरल कोहेरेंस। लेटरल कोहेरेंस हमने देखा कि अगर आप इस तरीके से एक्सटेंडेड सोर्स अगर आप लेते हैं तो दैट वैल्यू शुड बी दिस, मतलब A1 और A2 दे शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस। ये लैम्डा ओवर d जो है d की वैल्यू है ना, कि इससे ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे भी कम ही होना चाहिए, लैम्डा ओवर थीटा से तो कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही हम नहीं कर पाएंगे फिजिकली, तो हम क्या कहते हैं कि इसीलिए जो है एक्सटेंडेड सोर्स मतलब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट नहीं हो पाते हैं। वो किसके लिए नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो स्पेशियल कोहेरेंस जो है वो मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशियल कोहेरेंट मेंटेन करने के लिए उनका ये जो लेटरल कोहेरेंस जो पैरामीटर है दैट कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रादर देन हैविंग एन एक्सटेंडेड सोर्स या टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, हम एक सिंगल सोर्स लेते हैं एस, जिससे हमें जो है ये दो एस A1 और A2 जो है पॉइंट सोर्स कंसिडर करते हैं, और ये स्पेशियल कोहेरेंस जो है मेंटेन कर लेंगे क्योंकि ये सिंगल सोर्स से जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा फेज में, वही चेंज रिस्पेक्टिवली यहाँ हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस जो है वो एनी लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, एनी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपका फेज डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, स्पेशियल कोहेरेंस जो है आपकी मेंटेन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो टाइप की कोहेरेंस हमने कंसिडर की, एक टेम्पोरल एंड अदर वन इज़ योर स्पेशियल। तो टेम्पोरल में तो हमें लेंथ पता चलती है कि कितने लेंथ के लिए जो है वो आपका कोहेरेंट रहेगा फेज डिफरेंस। स्पेशियल के लिए क्या है कि हमें पता चलता है कि मतलब दो पॉइंट्स वेव फ्रंट पे वो कब तक कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, एनी टाइम। मतलब इसमें स्पेस की मतलब इसमें टाइम तो आपका कोई मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स A1 और A2 जो हैं आपके, वो एक सिंगल वेव फ्रंट पे अगर आपके मतलब एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करते तो हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट सोर्स है दैट इज़ योर कोहेरेंट पॉइंट सोर्स, ओके। So this was all about your properties of laser light.